विलियम शेक्सपियर का चौथा भाग और 61वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स में इंग्लिश टीजीटी का 61वां क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के जो हैमलेट नाटक में भूत जो है क्यों गायब हो जाता है जब होरेसियो उससे पूछता है कि अपना सीक्रेट आप बताइएगा हमें, और तब वो क्यों गायब हो जाता है। देखिए, जो हैमलेट नाटक में भूत होता है, घोस्ट होता है, होरेसियो के ये पूछने पर कि अपना आप सीक्रेट बताइएगा, तो इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि वो उस समय कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इज मॉर्निंग, मतलब इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि कॉक जो होता है COC के मतलब मुर्गा जो होता है वो आवाज करने लगता है और ये सिग्नल पा जाता है कि सुबह हो रही है, तो इसी कारण से वो गायब हो जाता है। एक्चुअली जो भूत होता है वो उसके आत्मा की पिता की आत्मा होती है जो बताना चाहती है जो उसके साथ में परगेटरी हुई, जो उसके साथ में हुआ, लेकिन वो लेमेंट्स करता है और एवरीथिंग ही वांट्स टू से कैन नॉट बी टोल्ड, मतलब वो रोता रहता है लेकिन कह कुछ भी नहीं पाता। और इसीलिए जो है रेस्ट ऑफ ऑप्शंस आर नॉट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है वो नहीं बताता है क्योंकि मुर्गा बांग दे देता है और सुबह का संकेत हो जाता है। 22वां क्वेश्चन है, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर एवरी ए अर्थ्रोन द कोर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग शॉर्ड। ये जो नोबल माइंड जो यहाँ पे शब्द आया है ये शेक्सपियर के हैमलेट नाटक में किसके लिए आया है। एक लाइन बहुत अच्छा हैमलेट नाटक की लाइन है कि ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर इवर थ्रोन द कोर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग शॉर्ड। तो इसमें नोबल माइंड जो आया है, ये नोबल माइंड जो आया है वो हैमलेट के लिए आया है। शेक्सपियर के हैमलेट नाटक में जो नोबल माइंड रिफर्ड किया गया है वो हैमलेट को, ये सॉलिलोक्यू है, ओफेलिया के द्वारा बताया गया है। ये सॉलिलोक्यू जो आया है ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर इवर थ्रोन, तो ये ओफेलिया के द्वारा बताया गया है। जब हैमलेट जो है छोड़ देता है रूम को, वह उससे कहती है कि वह पहले ऐसा नहीं था, पहले की तरह नहीं है, क्यों उसमें बदलाव आया है हैमलेट में। तो सी इज नॉट इन द कंडीशन टू थिंक व्हाट एक्चुअली हैपनिंग विद हैमलेट। वो सोच नहीं पाती है कि हैमलेट के साथ में अक्सर आखिर हुआ क्या है जो इसमें बदलाव आया है। तो उस समय ये लाइन कहती है, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर इवर थ्रोन द कॉर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग शॉर्ट। 63वें क्वेश्चन में कहता है कि हैमलेट कहाँ था जब उसे ये खबर मिलती है कि उसकी पिता की मृत्यु हो गई। तो हैमलेट जब उसके पिता की मृत्यु की खबर मिलता है तब वो जर्मनी में था। हैमलेट जो है कहाँ था, जर्मनी में था। और हैमलेट नाटक में जो है शेक्सपियर के हैमलेट नाटक में प्रिंस हैमलेट की कहानी है जो कई सोर्सेस से लिखी गई है, 3 बुक से लिखी गई, 3 या 4 सोर्सेस इसके हैं, जैसे सैक्सो ग्रामेटिक्स जो 12th सेंचुरी का गेस्टा डेनकिन है, तो ये इनसे भी लिया गया है। 64वां क्वेश्चन है, किस उम्र पर शेक्सपियर ने शादी की एन हैथवे से। तो ये सभी जानते हैं कि 18 साल के शेक्सपियर थे और 24 साल की वो थी एन हैथवे। 8 साल बड़ी थी, तो 18 8 26 साल की वो थी। 1582 में शादी की थी शेक्सपियर ने। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर के पोयम में किसको प्रीफेस किया गया, किसके द्वारा प्रीफेस किया गया था। तो हेनरी कॉन्डेल के द्वारा जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का, तो उसको प्रीफेस किया गया था हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, देखिए फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का था उसमें जो एक पोयम थी, हैड ए पोयम, जो एक भूमिका के तौर पे थी, और वो जो पोयम फर्स्ट फोलियो की
प्रीफेस के तौर पे थी वो लिखी गई थी बेन जॉनसन के द्वारा। सॉरी, इसमें सही आंसर है बेन जॉनसन। उसको जो फर्स्ट फोलियो प्रकाशित तो करवाया था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने, लेकिन जो उसमें एक पोयम थी फर्स्ट फोलियो में, तो उसका प्रीफेस की तरह पे जो लिखा गया था उसको, तो उस प्रीफेस की तरह उस पोयम को प्रीफेस किया गया था बेन जॉनसन के द्वारा। ये भी एक नाटककार हैं, उनके समकालीन हैं, बहुत ही इनका अंग्रेजी साहित्य में बड़ा प्रयोग हुआ है, बहुत ही इनका नाम है और शेक्सपियर के समकालीन है। 66वां क्वेश्चन है 14 ब्रेस इन हेमलेट इज, मतलब हेमलेट में जो 14 ब्रास है वो क्या है? FORTINBRAS। देखिए 14 ब्रास जो है हेमलेट में वो नॉर्वे का प्रिंस है, जिसके पिता हेमलेट के पिता के द्वारा मारे गए थे। 14 ब्रास के पिता हेमलेट के पिता के द्वारा मारे गए थे। 14 ब्रास की इच्छा है कि वो डेनमार्क पे आक्रमण करे और अपने पिता के सम्मान का बदला ले, क्योंकि उसके पिता का राज्य प्रिंस हेमलेट के पिता ने कब्जा कर लिया था। अगला है क्वेश्चन, एक कोटेशन दिया गया है, क्या है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक्स इट शो। तो देयर इज नथिंग आइदर गुड, यहाँ कोई अच्छा और बुरा नहीं है, केवल कौन चीज इसको अच्छा बुरा बनाती है? तो इसमें सही ऑप्शन है थिंकिंग। क्या सही बनाती है और बुरा? थिंकिंग बुरा और अच्छा बनाती है। देखिए जो ये कोटेशन आया है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, तो ये हेमलेट की ही लाइन है, एक्ट द्वितीय की और सीन द्वितीय, और ये प्रिंस हेमलेट के ही द्वारा लाइन बोली गई है। एक्ट द्वितीय है, सेकेंड है, और सीन भी सेकेंड है। 68वां क्वेश्चन है कि कौन टेम्पेस्ट में ट्रिंकुलो है, मतलब हु इज ट्रिंकुलो इन द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट प्ले में ट्रिंकुलो कौन है? तो देखिए जो टेम्पेस्ट नाटक है ड्रामेटिक रोमांस है शेक्सपियर के द्वारा, तो उसमें ट्रिंकुलो जो है वो राजा का जेस्टर है, मतलब राजा का मजाकिया है। ट्रिंकुलो TRINCULO, वो बड़ा पियक्कड़ है, बहुत पीता खूब है, और माइनर मेंबर ऑफ शिपरेक, मतलब जो डूबता है जहाज तो उसका वो एक छोटा सा सदस्य है, और वो नई नई कॉमिक फॉयल के द्वारा दूसरों को हंसाता रहता है और मिलाता रहता है। पावरफुल पेयर्स ऑफ प्रोस्पेरो, एलोनसेनो और एंटेनियो एंड सेफ्स्टियन, तो इनको सबको मिलाता रहता है। तो ट्रिंकुलो कौन है? राजा का जेस्टर है। 69वां क्वेश्चन है कि ये लाइन किसने कही है? गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स। हेमलेट में ये किसने कहा है कि गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड वर्म्स, मतलब कभी कभी अच्छी कोंखें में बुरे पुत्रों को जन्म देती हैं। तो ये कहा है एरियल ने। तो एरियल, मिरांडा द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, मिरांडा जो प्रोस्पेरो की पुत्री है टेम्पेस्ट में, और इस नाटक की हीरोइन भी है, वही ये कहती है गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स। टेम्पेस्ट एक ड्रामेटिक रोमांस है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और टेम्पेस्ट जो है इसमें टेम्पेस्ट की ही लाइन है, और क्वेश्चन में हेमलेट लिख गया है। 17वां क्वेश्चन है कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर द जर्नल कॉन्सेंट, मतलब जर्नल कॉन्सेंट की द्वारा पहला प्ले शेक्सपियर का कौन माना जाता है? रोमियो एंड जूलियट, या हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या लव्स लेबर लोस्ट। देखिए जर्नल कॉन्सेंट के द्वारा फर्स्ट प्ले जो है माना जाता है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, मतलब हेनरी षष्ठम पार्ट 1 माना जाता है। ये हिस्ट्री प्ले है, और पॉसिबिलिटी यही माना जाता है कि ये कंबाइन कोलाबोरेशन कार्य था क्रिस्टो मार्लोवे और थॉमस नेसे का 1591 में। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें शेक्सपियर के भी आए हैं, जैसे जो नाटक लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लोवे और थॉमस नेसे के द्वारा 1591 में, वही 2-4 चरित्र आए हैं हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 में, जैसे किंग हेनरी सिक्स्थ आए हैं जो स्कॉटलैंड का राजा, वो यही विलियम शेक्सपियर में आ गया है कि मार्लोवे वाला नाटक का।
ड्यूक ऑफ वेडफोर्ड आया है, ड्यूक ऑफ वेडफोर्ड आया है। हम फेरी यानी ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर आया है, हम फेरी ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर। 3 ये पात्र जो हैं ये जो है आए हुए हैं इसी में, एक हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 में। तो जर्नल कॉन्सेंट के आधार पर पहला नाटक जो है हेनरी सिक्स माना जाता है। 71वां क्वेश्चन है कि ट्रेजिक फ्लॉ मैकबेथ कैरेक्टर में किसमें है? व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? तो ओवर एम्बिशन जो है ट्रेजिक फ्लॉ है। देखिए, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द फेमस ट्रेजेडी among the 4 great tragedies of William Shakespeare. Over ambition was the tragic flaw in the character of Macbeth, hero of the play. 72वां क्वेश्चन है, in which of following plays does Hippolyta appear? मतलब किस प्ले में जो हाइपोलाइटा दिखाई देती है? देखिए, जो हाइपो HIPPOLYTA हाइपोलाइटा जो है, हाइपोलाइटा जो है ये ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाई देती है। और इनकी ट्रेजेडी जैसे हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लेयर 1605, मैकबेथ 1606। हाइपोलाइटा जो है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाई देती है। ये एक कॉमेडी है, 1596-97 में लिखी गई। मल्टीपल सब प्लॉट्स इसमें हैं, मल्टीपल सब प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हाइपोलाइटा। ये सभी छोटे छोटे जो सब प्लॉट्स हैं ये थीसियस और हाइपोलाइटा की शादी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। थाइसियस जो है ड्यूक ऑफ एथेंस है जो विजय कर लेता है हाइपोलाइटा को, और हाइपोलाइटा एक ऐसी रानी है जो पुरुषों की तरह रहती है, एक अमेजन क्वीन है अपने वेड हर के साथ में। हाइपोलाइटा द 2 जेंटलमैन किंग्समैन में भी दिखाई देती है जो विलियम शेक्सपियर का को रिटन वर्क है। को रिटन मतलब 2 लोगों ने लिखा है। तो उसमें हाइपोलाइटा वैसे तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, लेकिन ये 2 नोबल किंग्समैन में भी दिखाई देती है जो विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखा गया है, 2 नोबल किंग्समैन। तो उसमें भी हाइपोलाइटा है। 73वां क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। ये वर्ड्स जो है कहाँ से आए हैं? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती फेनिंग होती है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, लेकिन ज़्यादा प्रेम जो है ये फॉली होता है, FOLLY फॉली होता है। तो ये एज यू लाइक इट की लाइन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। देखिए, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये एज यू लाइक इट से आया है जो कॉमेडी है। और ये मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली जो है एक्ट 2 और सीन 7 से आई है। और भी इसके आगे इसके पीछे लाइन पूरी कविता ये है कि ब्लो 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 विंटर्ड वाइंड, मतलब बहो बहो तुम शीतकालीन हवा, थाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम्हारी कला कि तुम इतना निर्दयी नहीं हो। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। तो ये पूरा गीत है एज यू लाइक इट का। ब्लो 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 थाउ विंटर वाइंड, थाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। 74वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। देखो, टीटस एंड्रोनिकस तो विलियम शेक्सपियर के ही द्वारा लिखा गया। फेरिकल्स तो विलियम शेक्सपियर का ही है। ए लवर्स कंप्लेंट तो ये भी शेक्सपियर के द्वारा है। लव्ज ट्रियम्फ थ्रू कैलीपोलिस, ये विलियम शेक्सपियर का नहीं है। लव्ज ट्रियम्फ थ्रू कोलीपोलिस, लव्ज यानी प्रेम की विजय कैलीपोलिस के द्वारा, थ्रू कैलीपोलिस, CALLIPOLIS। ये लव्ज ट्रियम्फ थ्रू कैलीपल्स ये एक पहला मास्क है, ये प्रथम मास्क है जो स्टॉर्ट कोर्ट में परफॉर्म्ड किया गया था। जब चार्ल्स प्रथम का राज था तब ये लव्ज ट्रियम्फ थ्रू कैलीपोलिस के ये मास्क है जो चार्ल्स प्रथम के शासन में परफॉर्म किया गया था। और ये पहला
मोनार्क मतलब राजाओं ने पहली बार इसे देखा था, और ये कार्य जो है बेन जॉनसन के द्वारा था। लव्ड ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में परफॉर्म किया गया था। 75वां क्वेश्चन है, कौन सा नाटक बानक्यू आता है? तो मैकबेथ में ही बानक्यू आता है, BANQUO, बैनक्यू। देखिए मैकबेथ एक फेमस ट्रेजेडी है, 1605-6 में लिखी गई और 1623 फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुई हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा। ये जो बानक्यू है, BANQUO, ये थेन ऑफ लोचबर का है। मतलब ये बानक्यू जो है ये क्या है? थेन ऑफ लॉचबर, LOCHABER, थेन ऑफ लॉचबर। 76वां क्वेश्चन है कि कौन सा प्ले जो है शुरुआत होता है इस लाइन से? कौन सी लाइन से? इफ म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये तो सीधी सी बात है, 12th नाइट शुरुआत होता है विलियम शेक्सपियर का, जिसका उपनाम है व्हाट यू विल। कॉमेडी है ये। क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में बताया जाता है। शिपरेक की घटनाएं हैं। सर्वाइविंग मतलब पुनः जीने की घटनाएं 12th नाइट में हैं। क्रॉस ड्रेसिंग की घटनाएं हैं, शिपरेक की है। ब्यूटीफुल लिविंग गर्ल हु फाइंड्स हरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ ए स्टोरी सो एवरेज। लव ट्रिंगल मतलब इसमें लव ट्रिंगल, ये सब उसी से रिलेटेड स्टोरी है। 77 क्वेश्चन है, फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन। ये फेमस लाइन जो है, फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन, ये हैमलेट के द्वारा कहा गया है, जो शेक्सपियर के मास्टरपीस हैमलेट नाटक का हीरो है। और फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन, ये लाइन एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में कही गई है। एक्ट फर्स्ट और सेकेंड सीन में कहा गया है। तथ्य में वह रिकॉलिंग कर रहा होता है ब्यूटीफुल मेमोरीज, मतलब अपनी बहुत सुंदर यादों को जो पुरानी थी अपने माँ और अपने पिता की, जो उसके पिता मर चुके हैं और कितना समर्पित थी मेरे पिता के प्रति, लेकिन अब तुरंत शादी कर ली। तो वही कह रहा है कि औरत तेरे रूप अलग अलग है। 18वां है, कौन से क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी। मतलब कौन ऐसे क्रिटिक्स हैं जो ट्रेजेडी की अपेक्षा शेक्सपियर की कॉमेडी पसंद करते हैं? तो डॉक्टर जॉनसन जो हैं, सैमुअल जॉनसन, इंग्लिश राइटर हैं जो बहुत ही टिकाऊ योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर को। एक कवि के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया। नाटक भी लिखे सैमुअल जॉनसन ने, निबंध भी लिखे, मॉरलिस्ट भी लिखे, लिटरेरी क्रिटिक भी लिखे, बायोग्राफर भी हैं, एडिटर भी हैं और लेक्सिकोग्राफर भी है, लेक्सिकोग्राफर। ये जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी की बजाय कॉमेडी ज़्यादा पसंद करते हैं। किस नाटक में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक में ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये रिफ्लेक्ट होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ये तो हमने बताया था। ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक टर्म है जो सिगमंड फ्रॉड के द्वारा यूज्ड किया गया था। सिगमंड फ्रॉड, SIGMUND, सिगमंड फ्रॉड FREUD, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा यूज किया गया था। और इसने अपनी थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में यूज किया था सिगमंड फ्रॉड ने। ये वर्णन करने के लिए इसने ये साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूज किया था अपने सिगमंड फ्रॉड ने अपनी थ्योरी को, कि लड़कों की फीलिंग ऑफ डिजायर, मतलब आशा की फीलिंग लड़कों की माता के प्रति क्या होती, उसके लिए उसने ओडिपस ये कॉम्प्लेक्स को यूज किया था। और ईर्ष्यालु और क्रोध अपने पिता के प्रति क्यों होता है, इसके प्रति भी उन्होंने बताया था सिगमंड फ्रॉड ने। शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैमलेट में ये टर्म यूज किया गया है, दिखाई देता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मतलब ये सिगमंड फ्रॉड ने जो है बताया था। और इसमें जो है आशाएं होती हैं अपनी मम्मी के लिए, और घृणा होती है, गुस्सा होता है अपने पापा के लिए, तो उसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 80वां क्वेश्चन है कि कौन एक इसमें फूल है जो शेक्सपियर के प्लेज का है? देखिए, एज यू लाइक इट में जैकूज जो है, ये फूल जो है एज यू लाइक इट में नहीं है, तो ये तो गलत है। जैक्यूज जो है ये मेन कैरेक्टर एज यू लाइक इट का है, लेकिन फूल नहीं है। बाकी टेम्पेस्ट में ट्रिंकिलो फूड है, हमने बताया राजा का जेस्टर था ट्रिंकिलो।
हैमलेट में ग्रेव डिगर जो वो कब्र खोदते हैं तो वो लोग फूल हैं। एज यू लाइक इट में टच स्टोन है फूल, टच स्टोन है, जैक्यूज नहीं है। और ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे जो है ये फूल है, फूल समझे। ट्रिंकिलो जो है टेम्पेस्ट का फूल है, टच स्टोन एज यू लाइक इट का, फेस्टे ट्वेल्थ नाइट का, और ग्रेव डिगर हैमलेट का। जैक्यूज जो है मेन कैरेक्टर है, ये फूल नहीं है, समझे। मिलनकोली जैकूज है ना, ये फेथफुल लॉर्ड है ड्यूक का। जैकूज हैज एन एक्जरेटली melancholy disposition and devoted to cynical observe of the world that surrounds him। मतलब जो समाज उसके द्वारा घिरा है जैकूज के आसपास, तो उससे वो दुखी है। 81वां क्वेश्चन है कि सोनेट नंबर 130 जो शेक्सपियर का है वो कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है। तो लाइन ये है कि माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड ए स्पूफ दी सोनेट। मतलब माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक दी सन, मेरी मलकिन की आंखें और कुछ नहीं सिवाय सूरज के, अक्सर डब्ड ए स्पूफ, अक्सर ये डब्ड स्पूफ की तरह होती हैं। तो ये सोनेट जो है, सोनेट नंबर 130 जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, यद्यपि ये बहुत ही पसंद किया जाता है। 1590 में इसको लाइकली रिटन बार बार लिखा गया, 1590 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कई दूसरे भी सोनेट लिखे गए इसी तरीके के या इसी पीरियड में, लेकिन ये जो सोनेट है ये कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथ लव सोनेट है। कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर दोनों में बहुत अच्छा है ना। दिस सोनेट दोनों में बहुत अच्छा है, मतलब पैरोडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथ लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा बताया जाता है इसमें एलिजाबेथ के प्रति प्रेम है। सोनेट नंबर 130। हिज पोएम रेसल विद ब्यूटी लव एंड डिजायर, सब इसमें भरा होता है। ब्यूटी लव एंड डिजायर उसकी कविता के रेसल में सीटी बजाते हैं। तो यही पूछ रहा था कि इसमें क्या है, तो ये पैरोडीज है कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। 82वां क्वेश्चन है कि ट्वेल्थ नाइट में जो मालवेलियो जब पढ़ता है जोर से, जब अकेला होता है, मैरिया फ्रॉज्ड लेटर, मतलब मैरिया ने जो फ्रॉज्ड मतलब लेटर दिया होता है, वह अटरली इग्नोर कर देता है अदर कैरेक्टर्स, मतलब दूसरे कैरेक्टर को इग्नोर कर देता है। एंड आइडियंस हु वुड एक्चुअली इंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ डायलॉग विद हिम, दिस गिव्स राइज टू। मतलब ट्वेल्थ नाइट में जब मालवेलियो अकेले तेज अकेले मतलब होता है, लेकिन लेटर को तेज पढ़ता है, मारिया का जो फर्स्ट लेटर होता है, तो वो इग्नोर कर देता है कैरेक्टर्स को, मतलब जो उसके सामने कैरेक्टर होते हैं, आइडियंस होते हैं, उनको सबको इग्नोर कर देता है। तो एक्चुअली में वो किसकी व्यवस्था, किस प्रकार का डायलॉग बोल रहा होता है, तो वो वास्तव में सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक इरोनिक्स बोल रहा होता है। सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक इरोनीज। देखिए ड्रामेटिक इरोनी IRONY एक सिचुएशन नाटक में इन्वॉल्व करते हैं, या नैरेटिव एक लंबी कविता इन्वॉल्व करते हैं नाटक में, ताकि आइडियंस और पाठक जो है लेखक के साथ शेयर होते रहें, जुड़ते रहें। नॉलेज ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों का ज्ञान में रखकर कैरेक्टर को इग्नोरेंट हो जाते हैं, मतलब ये नहीं जानते हैं भविष्य और वर्तमान काल। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में चरित्र जो होते हैं, पात्र जो होते हैं, अननोइंग एक्ट्स इन ए वे we recognize to be grossly appropriate to the actually circumstance, or expects the opposite of what we know that fate holds in store, or says something that anticipates the actual outcome, but not all in the way Malvolio approaches on the path. Talking to himself, he speaks of Olivia, Sir Toby and others cannot help jeering and Malvolio pried from this hiding place, but they do it softly so
दैट ही विल नॉट ओवर हियर देम एंड रियलाइज दैट दे आर थीन। मतलब ये जो होता है सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक इरोनीज होती है, इरोनीज होती है ना। 83वां है, शेक्सपियर की जो सॉलिलोक्वीज हैं वो डिफाइंड की जाती हैं कैसे? ए लोक्यूशन dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage। मतलब ये लोक्यूशन डोमिनेटिंग द स्टेज एंड द अटेंशन डिलीवर्ड, मतलब एक वक्ता के द्वारा एक लोक्यूशन डिमोनेटिंग की जाती है स्टेज पे और एक ध्यान दिया जाता है जब वह अकेला होता है स्टेज पे। तो ये शेक्सपियर की सॉलिलोक्वीज को डिफाइन किया जाता है। मतलब अकेला कोई है तो फिर वो अगर स्टेज पर अकेला है और ध्यान आकर्षित करा रहा है तो इसी को कहते हैं सॉलिलोक्वी। आइडेंटिफाई एन एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। मतलब अब इसमें 4 हम बोलेंगे, उसमें आपको पहचानो कि कौन सॉलिलोक्वी नहीं है, बाकी है। जैसे हैमलेट की सॉलिलोक्वी है टू बी और नॉट टू बी, तो ये तो है। आइगो की सॉलिलोक्वी है इफ इट वर डन व्हेन दिस डन, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन। हैमलेट और सॉलिलोक्वी बोलती है नाउ माइट आई डू इट बट, तो ये वाली है सॉलिलोक्वी नहीं है। बाकी दूसरी है मैकबेथ की सॉलिलोक्वी इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी, क्या यह डैगर मुझे दिखाया गया, मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। जो हैमलेट की दूसरी सॉलिलोक्वी है नाउ माइट आई डू इट पैट नाउ इज ए प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट, ये जो है एक्ट 3 और सीन 3 में दिखाई देती है। दिस सॉलिलोक्वी इज एक्सेप्शन इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डिफिनेशन ऑफ शेक्सपियर सॉलिलोक्वी। मतलब ये शेक्सपियर की सॉलिलोक्वी के परिभाषा के संदर्भ में नहीं है सॉलिलोक्वी। हु इज अलोन ऑन द स्टेज, जो वो कहता ना कि अकेला होना चाहिए स्टेज पर, तो इन प्रेजेंट सॉलिलोक्वी, इस सॉलिलोक्वी में हैमलेट और क्लॉडियस दोनों उपस्थित हैं, अकेला नहीं है। तो ये शेक्सपियर की सॉलिलोक्वी की परिभाषा के अनुसार सॉलिलोक्वी नहीं कही जाती है। सॉलिलोक्वी क्लॉडियस घुटनों के बल स्टेज पर है और तब हैमलेट प्रवेश करता है स्टेज पर, और ये सॉलिलोक्वी कहती है, जो शेक्सपियर के अनुसार नहीं है। बाकी वो हैमलेट की टू और नॉट टू बी, ये भी सॉलिलोक्वी है। इफ इट वर डन व्हेन दिस डन, ये आइगो की है ओथेलो वाले। और इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये भी है मैकबेथ की। 84वां क्वेश्चन है कि इसमें एक तत्व पहचानना है, दिए है वो ऑप्शन में, जो हैमलेट को सुपीरियर बनाता है एलिजाबेथ रिवेंज प्ले। मतलब रिवेंज प्ले एलिजाबेथ युग में बहुत थे, लेकिन हैमलेट को इसलिए सुपीरियर महान बनाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉलिलोक्वीज यूज किए गए थे। बाकी तो वायलेंट डेथ, मतलब हीरो का मरना या हीरो की हिंसा तो और भी नाटकों में थी। अवेयरनेस ऑफ मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज, मतलब बदले की भावना में नैतिकता को भूल जाना, ये तो भी और नाटकों में थी। और एप्रिटेशन इनकरेज वेंजीनियंस, मतलब हतोत्साहित बार बार होना हीरो का, ये भी और नाटकों में है। इंसेनिटी और फेगेंड इंसेनिटी, ये भी और नाटकों में। लेकिन द यूज ऑफ नंबर ऑफ सॉलिलोक्वीज, ये उसको सुपीरियर बनाता है एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज से हैमलेट को, है ना। अगला 85वां क्वेश्चन है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये तो हैमलेट की रचना है। हैमलेट में लाइन कही गई है और कही है मार्सेलस ने, MARCELLUS, और एक्ट 1 में सीन 4 में कही गई है ना, जो समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। और ये पहचानी हुई लाइन है शेक्सपियर के उसकी। 86वां क्वेश्चन है, एक लाइन आई है, पहचानिएगा क्रिटिक का नाम जिसने पॉजिटेड दिस व्यू, ये व्यू दिया है कि दिस लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, हिज puns आर नॉट पार्ट ऑफ ए डिलीवरेट ऑफ डिसिमिल्यूशन बट ए फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। ये लाइन किसने कही है हैमलेट के बारे में? देखिए
टी.एस. इलियट ये जो पोजिटेड दिस व्यू इन दिस क्रिटिकल एसे, उनका जो क्रिटिकल एसे है टी.एस. इलियट का, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो उसमें इन्होंने लिखा है दी लेविटी ऑफ हैमलेट, मतलब हैमलेट की लेविटी, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, उसके फ्रेज की रिपीटेशन, हिज पंस, उसके पंस, आर नॉट पार्ट ऑफ डिलीवरेट प्लान ऑफ डिसिमुलेशन, मतलब ये पार्ट नहीं है उसके जो उसको डिसिमुलेशन प्लान के अंतर्गत डिलीवरेट करें, बट ए फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ, लेकिन ये एक फॉर्म है, एक रूप है, इमोशनल रिलीफ देते हैं, भावात्मक आराम देते हैं। हैमलेट करेक्टर में इट इज दी buffoonery of an emotion which can find no outlet in action. In the dramatist, it is buffoonery of an emotion which he cannot express in art. ये पूरा सेंटेंस हुआ टी.एस. इलियट का। The levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate plan of dissimulation, but a form of emotional relief. In the character Hamlet, it is the buffoonery of an emotion which can find no outlet in action. In the dramatist, it is buffoonery of an emotion which he cannot express in art. 87वां क्वेश्चन है, एक और लाइन आई है, इसमें तुम्हें क्रिटिक का नाम बताना है। लिखा है दोज हु एक्यूज, वे लोग जो दोषारोपण करते हैं, हिम माने उस पर, कि टू हैव वांटेड लर्निंग, की उस पे दोषारोपण करते हैं कि उसे पढ़ने की जरूरत है। गिव हिम, और उसे देते हैं दी ग्रेटर कमेंडेशन, मतलब बहुत बड़े बड़े कमेंडेशन, मतलब टिप्पणियां, सलाह देते हैं। ही वॉज नेचुरली लर्नेड, वो प्राकृतिक रूप से ही ज्ञानी था। ही नीडेड नॉट दी स्पेक्टेशन ऑफ बुक्स, मतलब उसे किताबों के दर्पणों की जरूरत नहीं है। टू रीड नेचर, मतलब किताबों के दर्पणों की प्रकृति के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट स्पेक्टेल्स ऑफ बुक्स, मतलब उसे बुक्स का चश्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रकृति को पढ़ने के लिए। ही लुक्ड इनवर्ड, वो अंदर से ही दिखता है, शब्द उसके आते हैं। एंड फाउंड हर देयर, वो प्रकृति को वहीं अंदर ही पा जाता है। आई कैन नॉट से ही इज एवरीवेयर अलाइक, मैं कह सकता हूँ वह प्रत्येक जगह एक समान है। वेयर ही सो, जहाँ वह है। आई शुड डू हिम इंजरी, मुझे करना चाहिए उसे इंजरी। टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मानवता के सबसे महानता के साथ में उसकी तुलना करनी चाहिए। ये लाइन कही है ड्राइडन साहब ने, कितनी अच्छी टिप्पणी कही है कि दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग, वे लोग जो उस पर दोष लगाते हैं कि उसको ज्ञान की आवश्यकता है। गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, बहुत बड़े बड़े उस पर टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन ही वॉज नेचुरली लर्न, वो तो प्राकृतिक रूप से पढ़ाया था। ही नीडेड नॉट द एक्सपेक्टेशन ऑफ बुक्स, बुक्स का चश्मा लगाकर नहीं पढ़ने की आवश्यकता उसे। टू रीड नेचर, नेचर को पढ़ने के लिए। ही लुक्ड इनवर्ड, उसके अंदर ही दिखता है प्रकृति। एंड फाउंड हर देयर, वो वहां पा जाता है प्रकृति को। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता ही इज एवरीवेयर अलाइक, कि वो एक समान प्रत्येक जगह है। वेयर ही वर ही सो आई शुड डू हिम इंजरी टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मानवता की सबसे महानता के साथ में उसकी तुलना करना, कहीं न कहीं उसको चोट पहुंचाना होगा। तो ये जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है। जॉन ड्राइडन का एक वर्क था 1668 में आया था, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। क्या आया था? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, तो उसी में ये कहा था। 28वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर की लोकप्रिय नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है किस लिटरेरी फॉर्म से, कैसा लिटरेरी फॉर्म है? तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी आयोग ने माना है, लेकिन जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है 16वीं शताब्दी का नाटक, इसको जो है कॉमेडी में सबसे पहले जो फर्स्ट फोलियो था तो उसमें इसको कॉमेडी बताया गया था, यद्यपि जो है ट्रेजिक कॉमेडी भी इसको जाना जाता है। 89वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर, मतलब डोमिनेंट थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, डोमिनेंट विषय क्या है किंग लियर का? तो किंग लियर एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, और डोमिनेंट इसकी थीम जो है वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। क्या है? फिलियल इनग्रेटिट्यूड, मतलब FILIAL, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, आर्द्रता,
फिलियल इनग्रेटिट्यूड, INGRATITUD, इनग्रेटिट्यूड। 90वां क्वेश्चन है कि जो चरित्र दिए गए हैं कौन से शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट में नहीं है? तो ओफेलिया तो है, क्लाउडियस तो है, पोलोनियस तो है, ओफेलिया का पिता। कैसियो जो है ये नहीं है, कैसियो जो है ओथेलो में दिखाई देता है, और ओथेलो जो एक बेस्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। 91वां क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर लास्ट फेज से कौन बिलोंग नहीं करता? तो मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल। तो विंटर्स टेल तो 1609 में लास्ट ही है, सिम्बेलिन 1608, द टेम्पेस्ट 1600 के। मच एडू अबाउट नथिंग ये 1598-99 में थी, बाकी सभी लास्ट ही फेज की तो हैं, अंतिम दिनों की ही तो हैं। अगला है विलियम शेक्सपियर के प्ले के 3 पार्ट किसमें हैं? तो विलियम शेक्सपियर के जो हेनरी सिक्स्थ है, हेनरी सिक्स्थ है, इसमें 3 पार्ट है, बाकी किसी में नहीं, 5 हैं। तो हेनरी सिक्स्थ का पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3। ये प्ले जो हैं जितने भी हेनरी पार्ट 6, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, ये सभी 3 एक्ट के हैं, समझे? हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, 2, 3। अगला 1601 में जो शेक्सपियर के सोनेट का कलेक्शन था वो प्रिंटेड किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस थॉर्पी के द्वारा प्रिंटेड किया गया। ये तो हमने बताया था, थॉमस थॉर्पी के द्वारा जो कलेक्शन किया गया था सोनेट का 1609 में इसको प्रकाशित किया गया है ना, प्रिंटेड कराया गया विलियम शेक्सपियर की 114 सोनेट और 37 प्ले। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई? तो जानते हो 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हुई विलियम शेक्सपियर की, 23 अप्रैल 1616 में। और इसी तारीख को 1564 में इनका जन्म भी हुआ था। इनके पिता जॉन थे, मम्मी मैरी अर्डेन थी, और शेक्सपियर जो है सबसे महान अंग्रेजी के कवि और नेशनल पोएट भी जाने जाते हैं। 95वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हाउस ऑफ शेक्सपियर? हाउस के घर का क्या नाम था शेक्सपियर के? तो न्यू प्लेस। क्या नाम था? द नेम ऑफ हाउस ऑफ विलियम शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड वाज न्यू प्लेस। 96वां क्वेश्चन है, कौन सा नाटक शेक्सपियर का ए सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे? मतलब सोशल सैटायर मतलब सामाजिक व्यंग के साथ में कौन सा सामाजिक व्यंग किया है? किस पर? फैशन और फेड्स पर। तो ये जो है लव्स लेबर लोस्ट वो नाटक है जिसमें कॉमेडी है, जिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो अर्ली एज की है, और ये प्ले जो है सोशल सैटायर है डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द सिटी। 97वां क्वेश्चन है, डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियन कैरेक्टर किस प्ले की है? तो डेस्टिमोना जो है विलियम शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक ओथेलो की नायिका है, और वो युवा वेनेशियन ब्यूटी वाली है, और वो साहस करती है हर फादर ब्रेसिनियो, मतलब वो साहस डेयर्ड बाई हर फादर ब्रेसिनियो। 98वां क्वेश्चन है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये तो मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 5th सीन 5th की, है ना, एक्ट 5th और सीन 5th की। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। 99वां क्वेश्चन है, कौन सा नाटक शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है? तो एज यू लाइक तो है, ट्वेल्थ नाइट तो है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम तो है, एंटोनी एंड क्लियोपट्रा जो 1607 में आया था, ये स्पेसियस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी है, ये एंटोनी एंड क्लियोपट्रा। ये जो है इसका जो प्लॉट है वो आधारित है थॉमस नॉर्थ, एक कवि हुए हैं थॉमस नॉर्थ, तो उनका ट्रांसलेशन ऑफ प्लॉट उसने अनुवाद किया है प्लूटार्क के लाइन लिव्स एंड फॉलोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लियोपट्रा एंड मार्क एंटोनी। मतलब उसने ट्रांसलेशन किया है, प्लूटार्क ने एक किताब लिखी थी लिव्स, तो उसी को ट्रांसलेशन किया था थॉमस नॉर्थ ने, तो उसी के आधार पर इसने लिखी है एंटोनी एंड क्लियोपट्रा। विलियम शेक्सपियर ने, थॉमस नॉर्थ ने इंग्लिश में किया था,
प्लूटार्क ने इटली में लिव्ज था, प्लूटार्क की लिव्ज से इंग्लिश में किया था थॉमस नॉर्थ ने अनुवाद करके, है ना। तो उसी को रिलेशनशिप बिटवीन वो बताता है उसमें, क्लियोपट्रा और मार्क एंटोनी के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताता है। और फ्रॉम द टाइम ऑफ द सिसिलियन रिवोल्ट, मतलब सिसिलियन रिवोल्ट जो क्लियोपट्रा की सुसाइड कर लेती है ड्यूरिंग द फाइनल वार, मतलब अंतिम युद्ध में क्लियोपट्रा कैसे आत्महत्या कर लेती है सिसिलियन विद्रोह में रोमन पब्लिक में। सो एंटोनी एंड क्लियोपट्रा इज नॉट ए कॉमेडी बट ए ट्रेजेडी रोमन प्ले। आज का लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर का जो लव्स लेवर लोस्ट है वो फ्री एडेप्टेशन किसका है। तो विलियम शेक्सपियर का लव्स लेवर लोस्ट जो है ये फ्री एडेप्टेशन जो है वो मिनेकिमी ऑफ प्लूटस का है। किसका है? मिनेकिमी ऑफ प्लूटस का है। मिनेकिमी जो है एक लैटिन लैंग्वेज प्ले है जिसको जो है प्लेटियस ग्रेटेस्ट प्ले, जिसको प्लूटस को बहुत महान यानी ग्रेटेस्ट प्ले माना जाता है। किसको? मिनेकिमी, MENECHMI, मिनेकिमी। तो ये जो है ये बता दिया है हमने मिनोकिनी ऑफ प्लूटस जो लव्स लेवर लोस्ट का फ्री अडेप्टेशन, मतलब पूरा वैसे अडेप्टेशन। तो ये सब क्वेश्चन है, बार बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।